Hello everyone, we're going to continue our chapter 3, an empire across 3 continents of 11th class, that is also called as the Roman Empire. In this video, we'll be discussing about the economic expansion of Roman Empire. कैसे इकोनॉमी फ्लरिश करी, कहाँ कहाँ से मनी फ्लो आता था, क्या क्या चीजों की ट्रेडिंग होती थी, किस किस जगह से सामान आते थे, वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. So the empire had substantial economic infrastructure of harbors, mines, quarries, brickyards, olive oil factories, etc. in the Roman Empire. अलग अलग एरियाज में हार्बर्स थे, माइंस थी, क्वारीज थी, ब्रिकयार्ड थे, ऑलिव ऑयल फैक्ट्री थी, जो कि ह्यूज अमाउंट में सामान प्रोड्यूस करती थी और फिर उसको ट्रेड किया जाता था. यही साथ साथ अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन में देखें तो व्हीट, वाइन और ऑलिव ऑयल का काफी ट्रेडिंग होता था और काफी ह्यूज अमाउंट में ट्रेड भी किया जाता था और कंज्यूम भी किया जाता था विद इन रोमन एम्पायर. अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है. यही हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा सामान कौन कौन से एरिया से आता था. हमारा सामान आता था स्पेन से, गैलिक प्रोविंसेस से, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और इटली से. तो यहाँ हम मैप में देख सकते हैं, ये हमारा स्पेन है, दिस इज इजिप्ट, ये हमारा इटली है, यहाँ हमारा नॉर्थ अफ्रीका हो गया और गैलेनिक प्रोविंसेस ये है हमारे. ठीक है. तो ये सर्टेन एरियाज थे जहाँ पे जो क्रॉप प्रोड्यूस होती थी वो अच्छी होती थी. तो उससे जब अब क्रॉप अच्छी प्रोड्यूस होगी तो उस एरिया को सिलेक्ट किया गया था, वहां से ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता था और फिर उसकी ट्रेडिंग की जाती थी. अब जो लिक्विड्स हैं, जितने भी हमारे लिक्विड्स होते थे, जितना भी हमारा लिक्विड अमाउंट होता था, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक पॉट कंटेनर में. एक जो अभी आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं, एक मिट्टी के ये बड़े बड़े पॉट कंटेनर्स होते थे जिनको बोलते थे एम्फोर. ठीक है. इसके फ्रेगमेंट्स हमको ऑल ओवर रोमन एम्पायर में मिले हैं. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको जब रिकंस्ट्रक्ट किया, इनको जोड़ के देखा, कुछ कुछ तो हमें काफी ज्यादा फ्रेगमेंट्स में नहीं, कुछ कुछ हमें बड़े टुकड़ों में भी मिले हैं, तो उससे भी आइडिया लगा दिया गया था. लेकिन पूरे अगर हम रोमन एम्पायर में देखें तो इनके टुकड़े हमें कई मिले हुए हैं. तो इससे एक आइडिया लगाया गया कि भाई जो ऑलिव ऑयल है या फिर वाइन है, जो लिक्विड है, वो एक ह्यूज अमाउंट में ट्रेड किया जाता था और कंज्यूम भी किया जाता था विद इन रोमन एम्पायर. इसकी काफी डिमांड. So the Spanish olive oil of this period was mainly carried in a container that was called as Dressel 20. एम्फोरे का ही पार्ट एक कह लीजिए, ड्रेसल 20 इसका नाम पड़ा क्योंकि जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको इन्वेंट किया या ढूंढा, उन्होंने इसको अपने नाम पे नाम दे दिया गया. ठीक है. अब जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है वो ह्यूज अमाउंट में, क्योंकि इसके पार्ट हमें पूरे मेडिटेरियन सी के आसपास मिलते हैं, एक ह्यूज अमाउंट में उसके काफी एरिया पे कवर करते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल बहुत ह्यूज अमाउंट में सर्कुलेट किया जाता था पूरे रोमन एम्पायर में. ठीक है. और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि स्पेनिश प्रोड्यूसर जो थे, ठीक है, ये इन्होंने मार्केट कैप्चर करी थी ऑलिव ऑयल की फ्रॉम इटली. ठीक है. इटली पहले ट्रांसपोर्ट करता था ऑलिव ऑयल, लेकिन इटली से बेटर क्वालिटी ऑफ ऑलिव ऑयल ये लोग लोअर प्राइसेस में प्रोड्यूस कर रहे थे और सेल कर रहे थे मार्केट में. तो इसलिए स्पेनिश प्रोड्यूसर्स ने टेक ओवर मार्केट को टेक ओवर कर लिया था ऑलिव ऑयल की. ठीक है. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो बिग लैंड ओनर्स थे फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, दे वर कंपीटिंग विद ईच अदर. ठीक है. टू कंट्रोल ओवर द मार्केट, एक दूसरे के कंटिन्यूस कंपटीशन में रहते थे ताकि एक दूसरे की मार्केट को कैप्चर किया जाए. अब स्पेन से मार्केट दोबारा टेक ओवर कर दी गई है बाय द नॉर्थ अफ्रीका. तो नॉर्थ अफ्रीका ने जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है इनसे पूरी मार्केट टेक ओवर कर ली थी. ठीक है. और नॉर्थ अफ्रीका के बाद ये मार्केट किसने टेक ओवर करी? एशिया माइनर ने टेक ओवर करी. उस टाइम पे एशिया माइनर जो था वो टर्की का रीजन था. ये अगर हम बात करें तो ये टर्की है और यही एशिया माइनर. ठीक है. ये देख रहे हो, ये दोनों मैप को कंपेयर कर लो, एशिया माइनर यहाँ पे है और टर्की इधर. ठीक है. तो ये कंटिन्यूसली क्या है, हमारे जो कंपटीशन चल रहा था, जो मैंने आपको बोला कि कंटिन्यूसली compete करते रहते थे एक दूसरे के साथ, जो बेटर क्वालिटी और प्रोडक्ट कम प्राइसेस पे प्रोड्यूस कर रहा था वो मार्केट में मेजर एक्सपोर्टर बन जाता था तब. तो नॉर्थ अफ्रीका के बाद हमारा एशिया माइनर, सीरिया और पैलेस्टाइन. सीरिया ये रहा, सीरिया यहाँ पे आप देख सकते हो, और पैलेस्टाइन ये रेड डॉटेड एरिया है ये. तो सीरिया, पैलेस्टाइन और टर्की, ठीक है, ये 3 एरिया हमारे मेजर एक्सपोर्टर बन गए थे ऑलिव ऑयल और वाइन के. ठीक है. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द, अभी हमने क्या बात करी? अभी हमने लिक्विड और जितना भी लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन होता था उसकी बात करी. अब हम बात करेंगे जो एरिया क्रॉप प्रोडक्शन के साथ डील करता था रोमन एम्पायर में. तो जो रोमन एम्पायर है उसमें काफी एरिया बहुत ही फर्टाइल थे, जैसे कैंपेनिया इन इटली. कैंपेनिया इन इटली यहाँ लाई करता है, ये अगर आप देख रहे हैं कि इटली पोर्शन है, ये कैंपेनिया है.
ठीक है। सिसिली, सिसिली इसी के नीचे ये आइलैंड, मेडिटेरियन सी के बीच में आइलैंड है, ये सिसिली है। फेम इन इजिप्ट, फेम इन इजिप्ट यहाँ पे है, बिल्कुल इजिप्ट की साइड पे। फिर हम बात करते हैं गैलीली, गैलीली मैप में एक बेसिकली ये थोड़ा हमारा एशिया साइड पे आ जाता है। बाइजेशियम, बाइजेशियम इधर है, दिस इज बाइजेशियम, ये रेड कलर का पूरा सेकंड मैप में अगर देखें तो ये बाइजेशियम है। और साउथ गॉल, गॉल हमने यहाँ दिखाया था, बिल्कुल फर्स्ट फिगर पे आ जाइए, ऊपर फर्स्ट फिगर पे सदर्न साइड पे गॉल। तो ये सारे बहुत ही फर्टाइल एरिया थे रोमन एम्पायर के। और देखो जो प्रॉस्पेरिटी है ना, पर्टिकुलर एक एरिया कैसे फ्लरिश कर रहा है, एक एरिया कैसे प्रॉस्पेरिटी उस एरिया में आ रही है, वो इंडिविजुअल रीजन की राइज और फॉल होती रहती थी। क्यों? डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग, ठीक है, और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टोटल डिपेंड करता था कि एक एरिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और उस एरिया से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसे है। उस हिसाब से कंटिन्यूअसली एरिया में ट्रेडिंग बढ़ती और घटती रहती थी, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता था, ये कॉमन प्रोसेस था। जो बेस्ट काइंड ऑफ वाइन है वो हमको कैंपेनिया से मिलती है, ठीक है, बेस्ट काइंड ऑफ वाइन हमें कैंपेनिया, सिसिली, बाइजेशियम, ठीक है, ये ग्रो करता था। और साथ ही साथ जो लार्ज क्वांटिटी है वीट की, ठीक है, वो रोम में आती जाती रहती थी, ठीक है। जो गैलीली थी वो डेंसली कल्टीवेट किया जाता था, काफी अच्छा एरिया था, यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती थी, सॉइल बहुत अच्छी थी, तो कंटिन्यूसली इसको उगाया जाता था, वीट वगैरह इस पे उगाई जाती थी। साथ ही साथ जो स्पेनिश ऑयल है, ठीक है, स्पेनिश ऑलिव ऑयल है, वो मेनली आता था मतलब रिवर बैंक से, जो साउथ स्पेन का रिवर बैंक है वहां से ये लोग प्रोड्यूस करके उसको बाकी एरिया में ट्रांसपोर्ट करते रहते थे। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि ट्रांसह्यूमंस, ट्रांसह्यूमंस बहुत ज्यादा ट्रेंड में, कह सकते हो कि काफी ट्रेंड में था। जितने लोग पेस्टोरल थे, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज थी, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती थी और अपने हट अपना सारा सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी अपने पेस्टर के साथ, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके इनके मूवमेंट पे टाइट रेगुलेशन लगा दी गई थी और इनको ऐसे बोल दिया गया था कि भाई अब आप लोग सेटल्ड एक जगह ढूंढिए, ऐसे ये कंटिन्यूस जो प्रोसेस है, ये नोमैडिक लाइफ है, इसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो एरिया है, जितने भी इनहेबिटेंट थे, ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, जैसे सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री थी, वो हिल टॉप विलेजेस पे रहती थी, कैस्टेला के, ठीक है। यही हम बात करें तो रोमन एम्पायर में हमें काफी डिफरेंसेस देखे हैं। आप रोमन एम्पायर को अगर सोच रहे हैं कि एक पुराना टाइम है, तो यहाँ पे क्या पता कैसी टेक्निक्स यूज होती होंगी, बहुत आउटडेटेड था रोमन एम्पायर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोमन एम्पायर बिल्कुल आउटडेटेड नहीं था। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशंस यूज हुई, अगर हमने देखा तो काफी डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन यूज है किसकी, वाटर पावर की। जो वाटर पावर था, ठीक है, वाटर पावर अराउंड मेडिटेरियन सी एक एडवांस वाटर पावर्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी यूज करता था उस टाइम पे, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं देखूं तो हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स भी यूज की जाती थी। पहले मैं बताती हूँ आपको वाटर पावर्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये आपने व्हील देखी है यहाँ पे, ठीक है, ये व्हील है, इसको रोटेट किया जाता था, इसके अंदर पानी होता था, ठीक है, इसको रोटेट किया जाता था, पानी के फ्लो से ये काफी ह्यूज अमाउंट में रोटेट करता था, इसकी वजह से ये व्हील रोटेट करती थी ऊपर, और वीट को क्या होता था, वीट ऑटोमेटिकली फिर पिस जाता था। तो ये टेक्निक्स काफी उस टाइम के अगर हम वो टाइम देखें, उसको कंपेयर करें तो उस टाइम के हिसाब से काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। यही हम हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स देखें तो काफी ह्यूज अमाउंट में, ठीक है, काफी ह्यूज प्रेशर के साथ जो हमारी सिल्वर और गोल्ड माइंस हैं उन पे प्रेशर के साथ पानी का फ्लो छोड़ा जाता था, और वहां से क्या है, हमारे जो मेटल्स वगैरह हैं वो टूट के गिरने लग जाते थे। बेसिकली ये टेक्निक्स यूज की जाती थी, तो उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है। साथ ही साथ इनका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, जो कि प्रॉपर आप कह सकते हो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करता था। तो ये क्या दिखाता है, पूरा हमें सोफेस्टिकेशन दिखाता है रोमन इकोनॉमी की, कैसे लेबर कैसे यूज होती थी काम के लिए, ठीक है, एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था हर चीज को करने का।